पंजाब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, सियालकोट के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जाहिर बात है जब बावले कुत्ते की तरह दुश्मन पड़े आधी रात को तो फिर पता चल जाता है कि उसका ज़रफ कितना है। तो डेफिनेटली हमें भी तो तैयारियां करनी है। खैर, भारत इससे पहले पिछले 3 दिनों से यह ड्रिल कर रहा है तकरीबन 264 या 65 शहरों के अंदर कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत को किस तरह अपनी आवाम को बचाना है, लेटना कैसे है, छुपना कैसे है, बचना कैसे है, ये तो सब चल रहा था। मैं आपसे जानूंगा रिजवान अजीज साहब, आपसे मेरी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी आपने कहा था जब ये वाली जो जंग अगर छिड़ गई, अगर ये बात होगी तो ये महल्ले वकू को वसी करेगी पाकिस्तान के। तो आपको ऐसा लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया, ये तो महल्ले वकू पाकिस्तान का बढ़ सकता है? देखिए, परगवाल वाले सेक्टर से हमारी जो फौज है वो बकायदा इस वक्त भारतीय फौज का पीछा कर रही है। तो इससे आप अंदाजा कर ले, मतलब उस सेक्टर से जो कि हमें खाली करके वापस आना होता है, क्योंकि उसके तीनों तरफ भारत है, बल्कि चौथी तरफ भी है, बस थोड़ा सा रास्ता है उस तक हमारा। एक तो ये बात आप जहन में रख लीजिए। और दूसरा, कोई पता नहीं कि सुबह जब लोग उठे तो उन्हें पता चले कि बारामूला पे कब्जा हो चुका है पाकिस्तान फौज का मकबूजा कश्मीर के अंदर। और इस वक्त भी जो है वो कसूर के सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के शाहीनों ने उनके गिद्धों को जाके जरा लगाम डाली हुई है। वहां से भी आपको जल्द ही कोई ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है। अच्छा, मेरे पास काफी चौकियों के उड़ाए जाने की खबर भी है और उसमें कहा जा रहा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने भारतीय फौजी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। खैर, पाकिस्तान अब छेड़ा है तो फिर अब भुगते हैं, लेकिन बहरहाल हम अपनी तैयारियों पे पूरा है। लेकिन रिजवान अजीज साहब, मुझे ज़रा ये तो जानना होगा किसी भी फौज के लिए या सियासी सेटअप के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है कि जब उनको पूरी दुनिया में किसी एक जगह से भी वो मुआवनत नहीं मिल सकी कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ऊपर उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए। और ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया हो कि शर्मनाक हरकत की है भारत ने, ये कितनी बड़ी सुबकी होगी सिर्फ एक बिहार का इलेक्शन। जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बंद कमरे में हुआ है, वहां पे भी मुजरिमों के कटहरे के अंदर भारत को खड़ा किया गया कि आपके पास अपने तमाम दावों के हक के अंदर क्या सबूत है या क्या दलील है। और उनके पास कोई दलील या सबूत नहीं था। वो कह रहे थे बस हम जो कह रहे हैं इसके ऊपर एतबार किया जाए, दुनिया ऐसा नहीं करती और ऐसा नहीं सोचती। इसलिए भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। आखिर में राफेल का वास्ता देकर उन्होंने पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन है जिसमें भारत की कंडेमनेशन शामिल थी एग्रेशन की, अब तो साबित हो गई ना कि उन्होंने एग्रेशन की है। उन्होंने इतराफ कर लिया है प्रेस रिलीज जारी करके कि हमने 9 टारगेट्स को हिट किया है। लेकिन आप उन बच्चों की महारत का अंदाजा करें कि उन्होंने 9 के 9 टारगेट हिट नहीं होने दिए। ठीक है, 3 जगहों के ऊपर उनके जो हैं वो मिसाइल। इसका मतलब है कि मोदी साहब के 33 नंबर आए हैं यार 100 में से। ठीक। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये कौन सा तरीका है कि पाकिस्तान की मसाजिद को या मदारिस को या सॉफ्ट टारगेट को, आम पब्लिक को, ये तो मैं कहता हूँ कि जनाना मर्दाना जंग से भी बहुत ही कम ज़रफ़ी पर है भारत का इस वक्त फौज का मामला। कौन सी प्लानिंग है? जी ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको सलमान, आपको याद है ना कि नेहरू के ताल्लुकात थे एडवीना माउंटबेटन के साथ, अब तो उसकी बेटी ने किताब भी लिख दी है, तो ये कोई ढका छुपी बात नहीं है। और उससे उस ताल्लुकात को इस्तेमाल किया था उस जमाने में माउंटबेटन को प्रेशराइज करने के लिए, प्रेशराइज करके गुरदासपुर और फिरोजपुर को इंडिया में शामिल करने के लिए।